हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस मैथ्स। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। So the question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So आपके पास एक आर्मी की कंटिंगेंट है। कंटिंगेंट होता है टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे। और आर्मी बैंड में कितने नंबर्स हैं, कितने लोग हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है। और आपने क्या किया कि आपने जो टुकड़ी है ना उसको आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। आपने बोला कि भाई जो टू ग्रुप्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ और इसको इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि एक ग्रुप्स में अगर जितने कॉलम्स होंगे उतने ही ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। आपने देखा होगा कि कभी भी 26 जनवरी पे जो परेड होती है, सपोज करो ये परेड की आर्मी है 32 मेंबर्स की, उसके पीछे आपने क्या किया, ए और बी ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया और आपने बोला जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इस ग्रुप में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स इस ग्रुप में होंगे। कॉलम्स में डिवाइड होते हैं ना, कॉलम्स में आप ऐसे कॉलम्स में देखा होगा, कॉलम्स में ही ऐसे मेंबर्स खड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है। The question is, what is the maximum number of columns in which they can march? जिसकी में वो मार्च कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप मैक्सिमम का यूज़ करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम हो या फिर लार्जेस्ट हो, यहाँ पे जहाँ पे अगर लार्जेस्ट हो तो वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं HCF। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? HCF। सो HCF निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 616 मेंबर्स का और 32 मेंबर्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, अगर उनका HCF फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या होता है? सबसे पहले जो स्टेप्स होता है वो होता है कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसको अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं ए एंड बी, ए जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर जो होगा दूसरे इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो यही हमने लिखा है कि हाँ भाई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से हमारा ग्रेटर देन है। नेक्स्ट इज वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे? ए एंड बी पर। ए क्या है हमारा 616, बी क्या है हमारा 32। सो ए को हम क्या लिख सकते हैं? 616 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जो बी होता है उससे आप डिवाइड करते हो 616 को, ए को आप डिवाइड करते हो। तो जैसे आपने 32 को डिवाइड किया 616 को, तो आप पहले तो फर्स्ट टाइम चलेगा ये 32, यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे आया 5 में से 3 गए 296 और आप फिर से किस में करोगे? 19 में। तो ये कितना आ जाएगा? 288। ठीक है। सो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 8 आई थिंक। ठीक है। सो 19 तो क्वेश्चन हो गया और आपका रिमाइंडर हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जैसे ही अगर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर से हम अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा। किस पे अप्लाई करते हैं? बी एंड आर पर। बी है आपका 32 और आर है आपका 8। ठीक है। तो हम किस पे अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा? 32 एंड 8 पर। अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाता तो आपका डिवाइजर क्या हो जाता? 32। बट यहाँ पे रिमाइंडर तो नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो ए होता है ना वो हमारा, जो हमारा बी होता है वो ए बन जाता है, जो आर होता है वो बी बन जाता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो बी है, जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंट हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे, जिससे पहले जिससे कर रहे थे अब हम उसको करेंगे, और जो रिमाइंडर था उससे अब डिवाइड करेंगे। तो हम 32 को ए लिख की फॉर्म में, ये हमारा बी। अब 8 से जब 32 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 4 होता है और रिमाइंडर हमारा 0 होता है। ठीक है। सो डिवाइजर क्या है? स्टेज पर ए है, तो 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्योंकि हमें HCF फाइंड आउट करना था और हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि हम इसको हमेशा लिखते हैं ना A = BQ + R की फॉर्म में। ठीक है। तो जो B है वो हमारा A बन जाता है और जो R है वो हमारा B बन जाता है। सिर्फ यही करना होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। The question number 4 is use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। सपोज करो आपके पास कोई भी एक
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और आपको प्रूफ क्या करना है कि अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। और जहाँ पे जो m है ना वो क्या डिनोट करता है, हमारे इंटीजर को, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी m है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी भी 3m+1 दिया है तो पहले हमारा काम होता है कि हम हमेशा इससे इसको कंपेयर करते हैं। जब हम हमेशा इससे कंपेयर करेंगे ना, हम इसको 3m+1 को या फिर 3m को, तो हमें एक चीज़ आइडिया मिल जाता है कि जो b है ना हमारा वो 3 है। मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल 2 भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया है, एग्जाम्पल 3 भी कराया है कि आप हमेशा कंपेयर किया करो। तो 3m+1 में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फाइंड आउट होगा कि जो b है ना वो हमारा 3 है, क्योंकि वहाँ पे 3m+1 है और यहाँ पे इक्वल क्या है, bq+r, तो रिमाइंडर तो वहाँ पे 1 है, इसका मतलब b हमारा कहीं ना कहीं 3 है दोनों जगह। तो हम क्या करेंगे कि a को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और b को हम ले लेंगे कोई भी लेट कर लेंगे 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a क्या होता है हमारा bq+r, और जहाँ पे मैंने बताया था कि जो r की वैल्यूज होती है वो हमेशा 0 से b के बीच में लाई करती है। वो जो r की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है बट वो हमेशा b से छोटी ही होती है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, p को मैंने जब 3 लिया था तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी a = 3q+r। तो जो मैंने बताया था कि r की वैल्यू हमेशा 0 से इक्वल हो सकती है बट b से छोटी होगी, तो b क्या है हमारा यहाँ पे 3 है ना, तो b हमारा 3 था, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, अब 0 से इक्वल हो सकती है बट 0 से बड़ी होगी बट 3 से छोटी होगी। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकती है, r की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है ना। अच्छा, अगर इफ r = 0, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो मेरे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, a = 3q हो जाएगा, राइट। और मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग कर सकती हूँ ना बोथ साइड, तो मैंने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया और 3q का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर हो गया। अब जब मैंने 3q का होल स्क्वायर किया है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 9 का q का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 से तो 9 होता है, और क्योंकि q को भी अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो वो q का स्क्वायर हो जाए, यही होता है ना कि अगर आप 3q का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3q × 3q, तो 3 3 से तो 9 हो गया, और q 2 बार है तो मैंने 9q का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे ही 9q स्क्वायर है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 3 × 3q का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, ये ऐसे लिख दिया 3 × 3q का होल स्क्वायर, कोस्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अब मैंने 3q के स्क्वायर को लिख दिया k1। k1 हमारा कोई भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और k1 की वैल्यू क्या है, 3q²। तो आप यहाँ पे m भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको शो क्या करना था, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो 3m की फॉर्म में होगा, 3m+1 की फॉर्म में होगा, किसी भी इंटीजर m के लिए। तो आप वहाँ पे k1 भी लिख सकते हो, आप वहाँ पे m भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे k1 का यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया था, रिमाइंडर लिया था पहले 0 की वैल्यू से मैंने फाइंड आउट किया, मैं r क्या लूँगी 1, तो जैसे मैं r1 लूँगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q+1, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे फिर से बोथ साइड, तो a² 3q+1 का होल स्क्वायर, इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a क्या है मेरा 3q है, b क्या है मेरा 1 है यहाँ पे। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो 9q² + 1 + 6q हो जाएगा ना, a² + b² + 2ab। 3q का होल स्क्वायर तो 9q², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2, और a है मेरा 3q, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3q × 1, तो 6q हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक समझ आया आपको, ये हमने 1 था बीच में था तो मैंने इसको साइड में लिख लिया। अब मुझे पता है कि अब मुझे किस फॉर्म में शो करना है, पहले मैं 3m में शो कर चुकी हूँ जब r मेरा 0 था, अब मुझे किस फॉर्म में शो करना है, मुझे शो करना है 3m+1 की फॉर्म में। तो जब इफ इक्वल क्या हो जाएगा r = 1, तो मुझे दिमाग में है कि मुझे 3m+1 की फॉर्म में शो करना है, फिर मुझे 3k2+1 की फॉर्म में शो करना है, फिर m भी आप लिख सकते हो k2 की जगह। तो मैंने क्या किया, 1 को तो मैंने साइड में छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, 9q² + 6q में से मैंने 3 जो है कॉमन ले लिया। जैसे मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3q² + 2q। आप देखो, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3 के 3 में करोगे तो 9q², 3 के अंदर 2 में करोगे तो 6q, है ना। तो इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया। तो मैंने क्या लिखा, अब इसको मैंने लिख दिया k2। तो अब मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे m भी लिख सकते हो।
तो जहाँ पे K2 की वैल्यू है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब मैंने 0 भी ले लिया, R की वैल्यू को 1 भी ले लिया, अब मैं 2 लूँगी। तो जैसे मैं R की वैल्यू 2 लूँगी तो इक्वल क्या हो जाएगा 3Q + 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से मैंने स्क्वायरिंग की बोथ साइड। अब आप नोटिस कीजिएगा, अब जैसे यहाँ पे 3K1 था, अब 3K2 + 1 आया, अब नेक्स्ट में क्या वैल्यू आएगी, फिर से 3K1 आएगी, मतलब K1 की जगह तो आप M भी यूज़ कर सकते हो ना। तो आप 3M + 1 आ रही है, अब फिर से क्या वैल्यू आएगी, R = 2 के लिए फिर से 3M वैल्यू आएगी, ठीक है। और जहाँ पे आप K की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सो मतलब K1, K2 और K3 की जगह आप M भी यूज़ कर सकते हो। सो जो A² की वैल्यूज़ है वो क्या आ गई, 9Q² + 4 + 12Q, क्योंकि जो मेरे A की वैल्यूज़ थी वो क्या थी 3Q + 2 का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर की वैल्यू मैंने यही ली थी ना, 3Q + 2 का होल स्क्वायर, मैंने ये वैल्यूज़ ली थी। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया A + B का होल स्क्वायर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। सो जैसे A² + B² का फॉर्मूला लगा तो मेरे पास ये आ गया 9Q² + 4 + 2 12Q, क्योंकि ये क्या था 3Q + 2 का होल स्क्वायर था ना, ये ऐसे था A² = 3Q + 2 का होल स्क्वायर। A मेरा 3Q, B मेरा 2, तो A का स्क्वायर 9Q², B का स्क्वायर 2 × 2 = 4, 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB 3 × 2 = 6 और 2 × 12Q, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने क्या किया 9Q² + 3, अब मैं 4 को इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, 3 + 1 + 12Q के फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो जैसे मैं लिखूंगी 9Q² + 3 + 12Q + 1 3, और मैंने क्या किया, फिर से देखा रही है तो +1 की फॉर्म में आ रहा है, बट मुझे लगा कि वो 3M की फॉर्म में आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो 3M + 1 की फॉर्म में ये आया है, ठीक है। सो 9Q² + 3 + 12Q + 1, तो मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3Q² + 1 + 4Q, 3 मैंने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करूँगे तो यही आएगा। अब +1 मैंने साइड में लिख दिया, इसलिए फिर से 3K 3 + 1 आ गया, तो K3 की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पे आप M भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे M = इतना आ गया, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये क्या प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर पॉजिटिव का इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो या तो वह 3M की फॉर्म में होगा या फिर 3M + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसलिए हमने प्रूव्ड कर दिया। मतलब कुछ नहीं है, सिंपली आप इसको मतलब इससे कंपेयर करके आप देख सकते हो कि B की वैल्यू क्या होगी, और आपको सिर्फ R की वैल्यू इक्वल मतलब अलग अलग वैल्यूज को पुट करना है, उनका स्क्वायर करना है, और आपको ये प्रूफ करते जाना है कि या तो वो 3M की फॉर्म में होगा या फिर वो 3M + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5, which is that use Euclid lemma to show cube of any positive integer। देखो वहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब है। अब यहाँ पे किस फॉर्म में हो सकता है, तो 9M की फॉर्म में हो सकता है, 9M + 1 की फॉर्म में हो सकता है, और 9M + 8 की फॉर्म में हो सकता है। अब आप बोलोगे कि हम चलो हमने ये तो ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लें जैसे हम अनदर क्वेश्चन करते थे, बट यहाँ पे हमने B9 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 3 क्यों लिया है। देखो अगर आप 9 भी ले सकते हो, वो गलत नहीं होगा, बट आपके जो रिमाइंडर की वैल्यूज आएगी ना वो फिर बहुत बड़ी आ जाएगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वो वैल्यू जाएगी। और फिर जब आप R की वैल्यूज अलग अलग देखोगे, 0 से शुरू करोगे 8 तक जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने देखा कि 9 का तो फैक्टर 3 भी होता है, तो इसलिए हमने B की वैल्यू यहाँ पे 3 ले ली, ठीक है। तो जब मैंने B की वैल्यू 3 ली तो सिंपली वो या इक्वल BQ + R, और R की वैल्यू तो 0 के इक्वल होती है या फिर 0 से बड़ी होती है, बट डिवाइजर से छोटी होती है। B क्या लिया है 3, तो 3 से तो छोटी होगी, ठीक है। और हमने B के लिए यहाँ पे 3 डाल दी। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, R की 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। बट जैसे अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 जाएगी तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3Q, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्यूब, है ना। तो क्यूब करेंगे तो अगर आप दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये A³ हो जाएगा, 3Q का क्यूब हो जाएगा। तो जैसे आप 3Q का क्यूब करेंगे इसका मतलब आप 3Q को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जैसे आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 3 27, और क्यों कितनी बार है 3 बार है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, राइट। और आपको पता है किसकी फॉर्म में आपको हमेशा यूज करना है, आपकी बार 9M की फॉर्म में, है ना। 9M या 9M + 1 या 9M + 8 की फॉर्म में आपको आना चाहिए। तो आपने क्या लिया 9 कॉमन ले लिया, जैसे आपने 9 कॉमन लिया अंदर आपका बचा 3Q³, तो 9 ये हो गया आपका K1। तो K1 की जगह आप M भी यूज कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो K1 हो गया 3Q जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आप K1 की जगह पे M भी लिख सकते हो, तो 9M की फॉर्म में यूज हो गया। बट हम ऐसा क्योंकि हमारे अलग अलग इंटीजर्स आ जाता है, क्योंकि अगर आप M रखोगे तो M की वैल्यू कभी कुछ आ रही है कभी कुछ आ रही है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए हम ऐसे K1 K2 का यूज करते हैं,
तो अब आप रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखोगे 1, फिर से वही आप 1 रखोगे यहाँ पे, तो a केवल 3q प्लस 1, तो a क्यूब प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, अब इसका भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। एक बार तो a का स्क्वायर होगा और एक बार b का स्क्वायर होगा और a ऐसे होगा। तो जब आप a रखोगे तो a क्या आपका 3q, तो 3q का जब आप क्यूब करोगे तो 27 का क्यूब। अब b है 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, तो 3 क्या हो गया आपका 3, a क्या है 3q का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो 3 3 ज़ा 9 का क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया 27 क्यू स्क्वायर, तो वही यहाँ पे आया है। फिर 3b स्क्वायर है, तो b का तो 1 ही है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3q, क्योंकि a 3q है तो दैट विल बी ना 9q। तो आपने देखा कि आपको हमेशा 9 की फॉर्म में अब यूज़ करना है। तो आपने क्या देखा कि भाई 1 से तो कॉमन 9 नहीं आ सकता, तो आपने 1 को अलग रख लिया और बाकी को आपने इधर रख लिया। आप 9 कॉमन लेंगे, आपने जैसे आपने 9 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर, है ना, 3 जैसे 9 कॉमन लेंगे और प्लस 1, ये 1 इधर चला गया, तो इसको आपने लिख लिया k2, तो k2 की वैल्यू हो गई ये प्लस 1, तो k2 को एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इफ r इक्वल 2, ठीक है। तो जैसे ही अब आप रखेंगे इफ r इक्वल 2, तो a इक्वल 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो इस ऐसे अब इसका क्यूब करेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर है। तो ऐसे फॉर्मूला रखेंगे, आपको पता है कि आपको 9m प्लस 8 की फॉर्म में भी आपको इसको शो करना है, राइट। तो आप फिर से 8 को तो आप अलग रख देंगे और 9 को आप कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से। जैसे आप 9 को कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 4, है ना, क्योंकि आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये टर्म्स प्लस 8। तो आपने इसको ले लिया आप k3, तो k3 की वैल्यू ये हो गई, हमने इसको लेट किया है ऑब्वियसली फैक्टर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करेंगे तो आप इसको इन तीनों की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको हमेशा सिर्फ इसमें यही यूज़ किया गया है कि आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो अगर आप क्यूब करोगे, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप हमेशा उसको किस फॉर्म में लिख पाओगे, स्क्वायर करोगे तो आप हमेशा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। और ये क्वेश्चन नंबर 4th भी हम ट्राई कर चुके हैं ना। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd भी देख चुके हैं, 4th भी हो गया, 5th भी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको समझ आया हो बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब